जय हिंद बच्चों। मेरा नाम हुआ राजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम का सफर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 का है। आज जो टॉपिक होगा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक प्रदीप्त भी होगा और अप्रदीप्त। ठीक है। ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त हम लोग समझेंगे कि क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद दर्पण को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो प्रदीप्त वस्तु है। तो हम लोग प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे या फिर अपने आसपास कहीं देखिएगा तो आपको कई तरह के वस्तु नजर आएगा। जैसे कुछ ऐसा वस्तु होगा जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है और कुछ ऐसे वस्तु होगा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमारे घर में अगर हम देखते हैं तो लकड़ी हो सकता है या पत्थर हो सकता है, ईंटा हो सकता है और मोमबत्ती हो सकता है, बिजली का बल्ब हो सकता है, ये सब। तो जो वस्तुएं अगर प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं दीप्तमान। तो या तो आप प्रदीप्त वस्तु बोल दें या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दीप्तमान वस्तुएं। ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन ये बनेगा कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जन करने का क्षमता हो या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मोमबत्ती हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम डिफिनेशन को लिख देते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता या फिर उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं मोमबत्ती। ठीक है। और जो मोमबत्ती होता है आप लोग देखे होंगे इस तरह के आपके पास, जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो ऐसा कुछ करके मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं। ये तो ये जो हो गया हमारा, ये मोमबत्ती है। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए मोमबत्ती हो सकता है या फिर हो सकता है बल्ब। ठीक है। बल्ब मतलब आप लोग देखे होंगे तो बल्ब जो होता है वो इस तरह के होता है, ऐसा कुछ करके होता है। इसके अंदर कुछ फिलामेंट होता है, ये कुछ तार होता है, इससे जब ये जलता है तो प्रकाश निकलता है। और टॉर्च भी हो सकता है, टॉर्च। ठीक है। टॉर्च आप लोग देखे होंगे इस तरह से होता है टॉर्च। ठीक है। ऐसा करके टॉर्च होता है। इसमें यहाँ पे कुछ लाइट होता है, इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है तो इससे भी प्रकाश निकलता है। तो ये सब जो वस्तु होगा हमारा प्रदीप्त वस्तु कहलाता है या फिर दीप्तमान वस्तु कहलाता है। और दूसरा जो होगा हमारा अप्रदीप्त या फिर अदीप्तमान वस्तुएं। ठीक है। तो इसका उल्टा होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। अप्रदीप्त या फिर अदीप्यमान वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त या अदीप्यमान वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए ईंट, पत्थर,
आदि। तो ये हमारा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है उसका उदाहरण, इसका परिभाषा हम दे दिए। ठीक है, अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसा होता है, दर्पण का क्या काम है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये दर्पण है। तो दर्पण के मतलब होता है वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। मतलब दर्पण एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे वस्तुओं को प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। और दर्पण जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि दर्पण क्या है, तो बताएंगे कि दर्पण वह पदार्थ होता है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण का प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी होता है, वो दो प्रकार के होता है। दर्पण के प्रकार में ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। अगर गोलीय दर्पण की अगर बात करें एक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमको समझना होगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और ये समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो गोलीय का मतलब जिसका आकृति गोलाकार होता है, अर्थात वो किसी खोखले गोले की आकृति का होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसका अगर साधारण भाषा में ये बोले कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसमें लिखना पड़ेगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। आगे देखिए, गोलाकार या फिर गोलीय होता है। अगर बात की जाए कि कैसा होगा, तो अगर इसको हम लोग छापने के प्रयास करें तो यहाँ पे हम लोग एक दर्पण ऐसा छापें, ये एक दर्पण होगा। दर्पण जब भी होगा तो वो कांच का अगर दर्पण होगा तो उसके पीछे पेंट किया हुआ रहता है। तो एक दर्पण हम लोग बनाएंगे तो ये बाहर की ओर हम लोग ना इसको रज्जित करेंगे, अर्थात इसको हम लोग पेंट किया जाता है, ये ठीक है। और एक जो गोलीय दर्पण होता है जो गोल जैसा होता है वो ऐसा होता है, इसमें जो रज्जित किया हुआ भाग होता है वो अंदर की ओर होता है, ये। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा पेंट किया हुआ भाग है और ये अंदर की ओर जो है वो बिना पेंट किया हुआ भाग है, ये भी समझना पड़ेगा। ये देखें, ये जो होगा ये, और इसमें जो पेंट किया हुआ भाग इधर है और इधर वाला भाग जो होता है ये। अब देखना, ये समझना ये होगा
कि जो इधर जिधर पेंट नहीं किया हुआ है, किरण इसी से जाके टकराती है। प्रतिबिंब बनने के लिए किरण इससे जाकर टकराती है। मतलब ये वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाता है परावर्तक सतह। तो इसमें भी परावर्तक सतह जो होगा वो इधर होगा। तो ये वाला जो होता है ये भी कहलाएगा परावर्तक सतह। ठीक है, इसमें आपको ये देखना होगा कि ये जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसका जो परावर्तक सतह जो होगा वो धंसा हुआ है और इसका जो परावर्तक सतह है वो उठा हुआ है। अब यहां से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको हम लोग बोलते हैं अवतल। देखिए, अब के मतलब होता है धंसा हुआ भाग और तल के मतलब होता है सतह, अर्थात जिसका सतह धंसा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग अवतल। तो ये जो हमारा दर्पण कहलाएगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और ये उत्त मतलब होता है उत्तल यानी उठा हुआ। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे उत्त के मतलब होता है उठा हुआ और तल के मतलब होता है सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, अर्थात ये जो हमारा दर्पण हो गया वो अवतल दर्पण हो गया और ये जो दर्पण हो गया हमारा वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो यहां पे आपको ये देखिएगा, समझिएगा कि अवतल दर्पण का ये परावर्तक सतह है क्योंकि प्रकाश की किरण इसी से जाकर टकराएगा। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और उठे हुए भाग पर पेंट किया हुआ रहता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है और धंसा हुआ भाग पर पेंट किया हुआ रहता है। ये दोनों में अंतर याद भी करना होगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग पे ये पेंट किया हुआ है, अर्थात इसको हम लोग रजित बोलते हैं, यानी इस पेंट किया हुआ है और इधर ये पेंट किया हुआ है कलर। तो ये उठा हुआ भाग पे पेंट किया हुआ है या धंसा हुआ भाग पे। तो धंसा हुआ भाग इसमें भी है, धंसा हुआ भाग इसमें भी है, लेकिन समझना यह है कि ये धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह है, इसका धंसा हुआ भाग पेंट किया हुआ है। तो ये हमारा दो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण हमारा दो हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और उठे हुए भाग पे पेंट किया हुआ रहता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में जब डिफिनेशन देंगे तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा और धंसे हुए भाग पे पेंट किया हुआ रहता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग और समझते हैं सही से। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो लिखिएगा ये गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो आप लिख सकते हैं साधारण डिफिनेशन में कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है। लिखिएगा कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है तथा उठा हुआ भाग पर पेंट किया रहता है। तो ये अवतल दर्पण होगा। इसकी आकृति जब बताएं तो ऐसा जरूर बनाइएगा। ये हमारा पेंट किया हुआ भाग है, ये हमारा परावर्तक सतह है।
उत्तल दर्पण की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण, ये भी बोलेंगे उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का, इसको थोड़ा साफ कर दीजिए, गोलीय दर्पण का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उठा होता है तथा धंसे हुए भाग पर पेंट किया रहता है। इसको जब हम लोग छापेंगे तो ये हमारा धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग पे पेंट, और ये जो हमारा उठा हुआ भाग है ये होगा हमारा उसका परावर्तक सतह। ठीक है, तो ये अगर डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन ही बता सकते हैं। इसमें दो अंतर आप समझ गए हैं कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा धंसा होगा, और इसमें परावर्तक सतह उठा होगा। इसमें धंसा हुआ भाग पर पेंट किया हुआ रहता है, और इसमें इसमें उठा हुआ भाग पे पेंट किया हुआ रहता है, इसमें धंसा हुआ भाग पे पेंट किया हुआ रहता है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें हम लोग ने इसमें कुछ और उसका बिंदु होता है, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, हमारा फोकस बिंदु हो गया, ध्रुव हो गया इसमें, तो वो बिंदु को आइए हम लोग समझते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या है, ये भी हम लोग इसमें समझ लेंगे, क्योंकि दर्पण को पूरा विस्तार से समझना है। यहाँ पे हम एक दर्पण को छापते हैं, ये होगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और एक दर्पण को हम यहाँ पे और इसको छाप लेते हैं, तो ये होगा हमारा उत्तल ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें एक रेखा, सीधी रेखा खींची जाती है दर्पण में, इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ पे हम एक रेखा खींच देते हैं, और इसमें भी एक रेखा को हम खींच देते हैं। तो इस रेखा को क्या बोला जाता है ये भी याद रखिएगा। इस रेखा को हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो ये भी हो गया हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु होगा दर्पण के बीच में, इसको बोलते हैं ध्रुव। मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ध्रुव। तो इसमें भी एक दर्पण के मध्य बिंदु होगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे ध्रुव, अर्थात ये ध्रुव है। ये ध्रुव दर्पण अवतल, ये दर्पण उत्तल। तो ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा भैया अवतल दर्पण है, और ये जो होगा हमारा वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें और भी बिंदु लिया जाता है। इसमें कुछ दूरी पे मान लिया जाए कि हम यहाँ से यहाँ तक के 5 सेंटीमीटर के दूरी पे एक बिंदु लिए हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा फोकस बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। अब यहां से यहां अगर 5 सेंटीमीटर लिए हैं, तो यहां से फिर यहां 5 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां, अर्थात यहां से यहां एक और दूरी लीजिए। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और जब इसमें लेते हैं तो इसमें भी लेंगे, अर्थात ये यहां से यहां एक बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। और ये जो होगा हमारा, ये जो होगा वक्रता
वक्रता केंद्र है। इसमें भी ये हमारा ध्रुव, अच्छा, फोकस बिंदु को F से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं और ध्रुव को हम लोग P से सूचित किया जाता है। यहाँ पे भी ध्रुव है, इसको भी हम लोग P से सूचित करेंगे। ये जो रेखा जाएगा आगे तक जाएगा, तो इसको तो हम लोग अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें भी दो बिंदु लेना पड़ेगा इसके अलावा। तो इसके जैसा इसमें यहाँ पे अगर हम लोग एक बिंदु लेते हैं तो ये वाला जो बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। और जितना ये दूरी है उतना ही यहां से इतना दूरी लेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु होगा और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब जो इसमें नाम होगा वो इसमें भी नाम होगा। मतलब इसका वक्रता केंद्र C तो इसका ही वक्रता केंद्र C, इसका फोकस बिंदु F तो इसको फोकस बिंदु भी F होगा। फर्क इतना है कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। अच्छा, ये दर्पण का आप नाम भी लिख सकते हैं M और M डैश, इसमें भी लिख सकते हैं। ये हो गया M और M डैश, अर्थात दर्पण का नाम M और M डैश है। ध्रुव P है जो दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य मतलब होता है बीचों बीच, तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो इसमें भी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा इसका बिंदु होगा। तो अब अगर आपसे कुछ सवाल यहाँ पे लिखा जाएगा तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ध्रुव क्या है या ध्रुव किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि ध्रुव दर्पण के एक बिंदु होता है जो दर्पण के बीचों बीच होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और P से सूचित किया जाता है, जो हम लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष होता है, इधर भी मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ दूरी भी मापना होगा जो ध्रुव से मापना होगा। इसमें भी दूरी मापेंगे तो ध्रुव से, अर्थात अगर आपको यहाँ से किधर भी दूरी मापना हो, या तो इधर मापिए या फिर इधर मापिए, सबको इंची टेप जो लगाइएगा, मान लेते हैं कि आपको दूरी का जो मापने का शुरुआत करना होगा वो ध्रुव से करना पड़ेगा। मतलब ये दर्पण होगा चाहे उत्तल या फिर अवतल, दूरी जो मापना शुरू करेंगे वो एक बिंदु आपको ध्रुव होगा, बाद बाकी दूसरा जिसको आप दूरी मापना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम ध्रुव है, ध्रुव से अगर फोकस की दूरी मापते हैं तो आप इधर से नहीं माप सकते, इस बिंदु से नहीं माप सकते। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ये भी आप इस बात को यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना, ठीक है ना। अब इसमें अब आपको और क्या बचा है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि अब फोकस किसको कहते हैं। देखिए, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, तो इस दर्पण को हम अभी साफ नहीं करेंगे। हम एक चीज इसमें और आपको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर साफ कर दें, नहीं साफ करना पड़ेगा, साफ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम, आपको दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, देखिए ये तो दोनों दर्पण में होगा ना, या तो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण में होगा। तो इसको डिफिनेशन कैसे देना है या परिभाषा कैसे देना है
कि मुख्य अक्ष पे ही तो है ये बिंदु। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मुख्य अक्ष पे ही है, सारा बिंदु आपको मुख्य अक्ष पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा फोकस बिंदु के बारे में कि फोकस बिंदु क्या है। तो बताइए कि मुख्य अक्ष पे वैसा बिंदु है जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी से गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। अर्थात ये बोल सकते हैं हम लोग मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। देखिए, मतलब मुख्य अक्ष पे वैसा बिंदु या वह बिंदु है जो कोई किरण दर्पण से टकराएगा वो उससे होकर जाएगा, मतलब ऐसा है। देखिए, मान लिया जाए कि ये हम छाप दिए, फिर से ये हमारा अवतल दर्पण होगा। ये एक बीचों बीच में एक रेखा खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे बीचों बीच दर्पण के बीचों बीच बिंदु होगा, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम लोग ध्रुव, पी लिखेंगे। यहाँ से कुछ भी दूरी पे एक बिंदु लेंगे, ये बिंदु होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ। याद रखिएगा कि फोकस बिंदु को कैपिटल एफ, बड़ा एबीसीडी जानते होंगे, तो बड़का एफ से सूचित किया जाता है, छोटा एफ से नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो दर्पण से सभी दूरी को मापना पड़ेगा। तो यहीं से फिर से आपको लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये मान लेते हैं ये 5 हो गया, 5 ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक के 10 हो गया। ये जो बिंदु होगा हमारा वक्रता केंद्र होगा, ये पूरा रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। तो कहता है ना कि मुख्य अक्ष पे एक बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। देखिए, कोई भी किरण अगर दर्पण से जाकर टकराएगी, ये मान लेते हैं कि किरण है। अब इस किरण में आप जब तक तीर का चिन्ह नहीं लगाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किरण किस दिशा में जा रही है। तो इसमें हम लोग तीर का निशान लगाएंगे, मतलब ये कहाँ से आ रही नहीं पता, इसका मतलब ये अनंत बिंदु से आ रही है प्रकाश के किरण। और ये अनंत बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है? तो फोकस बिंदु से गुजरती है। अर्थात यहां से बिंदु टकराएगी, इस बिंदु से टकराएगी, मतलब ये टकरा रहा है किससे? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो किससे निकलेगा? तो फोकस बिंदु से। ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। अब ये इधर जा रही है तो आपको तीर का चिन्ह इधर लगाना पड़ेगा। तीर का चिन्ह नहीं लगाए तो ये जो आपका आरेख बन रहा है किरण के द्वारा, इसको किरण आरेख कहते हैं। तो ये किरण आरेख को गलत माना जाएगा। तो किरण में तीर का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं, यदि मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण हम दूसरा गुजार दें, तो फिर से ये परावर्तन के बाद जो जाएगी किरणें वो इसी बिंदु से गुजरते हुए जाएगी। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश की किरणें हम तीसरा किरण गुजारें तो फिर से इसी से जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण नीचे से जाए तो भी इसी से जाएगी, और दूसरा किरण इसी से जाएगी। तो ये किरण को आपको याद करके रखना पड़ेगा कि फोकस बिंदु से ही गुजरती है। कब? जब दर्पण से परावर्तन होता है तब, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि सारा की सारा किरणें एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, ठीक है ना। तो आपको हम एक किरण पुंज के बारे में बताए थे कि अलग अलग स्रोत से किरण पुंज आती है और एक ही बिंदु पे मिलती है। तो वैसे किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यहाँ दर्पण है और दर्पण में ये इसका
प्रकाश की किरण का अलग स्रोत है, सबका अलग अलग स्रोत है, लेकिन परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। इसलिए इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण तो कहेंगे ही, लेकिन अवतल दर्पण के बाद इसको जो हमको बोलना पड़ेगा वो बोलना पड़ेगा अभिसारी दर्पण। ठीक है, अर्थात अभिसारी दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि अभिसारी दर्पण इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके पास किरणों को अभिसरित करना अर्थात किरणों को एक बिंदु पे मिलाने का क्षमता है। इसी क्षमता के कारण हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये सवाल याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जितना भी प्रकाश की किरणें, अगर हम लोग एक बात याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए, ये एकदम फिक्स मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। मतलब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे मिलती है, वो बिंदु हमारा फोकस होता है, एक ही बिंदु पे मिलती है। इसके क्षमता या इसी के कारण हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये आपको फोकस बिंदु के बारे में आप समझ पाए होंगे। और ये जो दर्पण हमारा है अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। क्यों कहलाता है आप कारण जान चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको साफ करते हैं।